हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आगे की स्टोरी को। चैप्टर 1 अब आगे। अदिति यह सब सोच रहे थे कि इतने में प्रिंसिपल सर ने अनाउंसमेंट की कि आज इस साल के सबसे होनहार और स्टूडेंट को बेस्ट स्टूडेंट की ट्रॉफी से नवाजा जाएगा। सारे स्टूडेंट से देखिए खबर सुनी तो सबकी खुशी का कोई ठिकाना ही रहा, लेकिन सब हैरान भी थे क्योंकि यह बात किसी को नहीं पता थी कि प्रिंसिपल सर आज बेस्ट स्टूडेंट को अवार्ड देने के लिए अनाउंसमेंट करेंगे। सारे स्टूडेंट ने सुना तो सब जोरों शोरों से हूटिंग करने लगे। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल सर ने इस साल के स्टूडेंट लड़कों में जिसका नाम अनाउंस किया, आदित्य स्टेज पर गया। वहां पर उसकी मुलाकात माहिर से हुई। प्रिंसिपल सर ने उससे अवार्ड दिया, फिर आदित्य माहिर से मिला, उससे हैंडशेक किया, फिर आदित्य नीचे आ गया। अब बारी थी तो लड़कियों में सबसे काबिल और होनहार स्टूडेंट को नवाजे जाने की। प्रिंसिपल ने फिर लड़कियों में माहिरा कपूर का नाम अनाउंस किया। ये नाम सुनकर सब एक पल के लिए हैरान हो गए, लेकिन अगले ही पल तालियों की गड़गड़ाहट से सब होश में आए और माही स्टेज की तरफ चली गई। माहिर ने जब उसे स्टेज पर आता हुआ देखा तो उसकी आंखों में भी खुशी की चमक दिखाई देने लगी। प्रिंसिपल सर ने उससे बेस्ट स्टूडेंट का सैश पहनाया और माहिर को अवार्ड देने के लिए कहा। माही ने जब माहिर की तरफ देखा तो वह मुस्कुराते हुए माही की तरफ ही देख रहा था। मुस्कुराहट तो ध्रुव के चेहरे पर भी थी। प्रिंसिपल सर ने माही से इंट्रोड्यूस कराया और माहिर ने माही को बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड भी दिया। माहिर की नज़र बस माही पर ही ठहरी थी, क्योंकि वो लग ही रही थी इतनी खूबसूरत। माहिर बिना पलके झपकाए माही को देख रहा था। यही हाल ध्रुव और कार्तिक का था। टीना और दिया को देखकर अपने सेंस में तब आए जब प्रिंसिपल सर ने कहा कि प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद कई सारे स्टूडेंट ने परफॉर्मेंस दी। अब टीना और दिया की बरी थी डांस परफॉर्मेंस की। पार्टी हॉल में सारी लाइट डिम हो गई थी, बस एक फ्लैशलाइट 3 लड़कियों पर पड़ रही थी जो ग्रुप बनाकर खड़ी हुई थी डांस करने के लिए। ये तीनों कोई और नहीं माही, टीना और दिया थी। तीनों एक साथ टर्न हुई। हॉल में मौजूद सारे लड़की हुई तीनों को देख रहे थे। वह तीनों एक साथ डांस करना स्टार्ट करते हैं। सारे लड़के इन्हें देखकर आए हुए थे, वही लड़कियां रही जल रही थी। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम, मैं रुठिया यार मनावांगी, हर चिलमन फूंक जलावंगी, जात पत्थर रांझा पिघलेगा, टैड मैं कमली कहलावंगी, टैड मैं कमली कहलावंगी, मेरे माहिया सनम जानम कि मैं कार्य नमी दानम, शब गाजरी टे जग सोया, नी मैं जगिया नमी दानम x2, नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली कमली, मेरे यार दी x2, झील दिल को कर गया टू, दरिया दरिया मेरे यारा, अखियां द मोहल्ले में हर शाम तेरा आलम, शब गाजरी टे जग सोया, नी मैं जगिया नमी दानम। अपने हाथों को ऊपर की तरफ लेफ्ट करके डांस करने लगी, जिससे वह दिनों बेहद आकर्षक लग रही है। फिर एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे की ओर बढ़ने लगी। मेरे माहिया सनम जानम कि मैं कार्य नमी दानम, शब गाजरी टे जग सोया, नी मैं जगिया नमी दानम, मैं तो पहन के साफा केसरिया, जुगनी जोगन बैन जाऊं, सुरमे द काले जादू से कह द टू जॉग भुलौन, नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली कमली। इस लिरिक कर दिया ने आगे की ओर बढ़ते अपने हाथों से मूव करके ऊपर से नीचे हाथ को मूव करने लगे। दिया की ऐसी हरकत पर कार्तिक की तो सांसें ही तेज हो गई थी। वह अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से ही कहता है, जान ऐसे मत करो, मैं तन सहर दी ठंडी शबनम हा, गुलशन का इतर चुरान, रुख बैडलन तो सेलाब हूं मैं, पर्वत भी चेयर दिखान। इस लिरिक पर टीना ने भी वैसे ही हाथों को मूव किया। टीना की ऐसी हरकत पर उसका तो हाल बेहाल हो गया। वह खुद के दिल पर हाथ रखकर सहलाने लगा और खुद में बड़बड़ाया कि कंट्रोल ध्रुव, नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली कमली, मेरे यार दी x2। माही ने भी हाथों से मूव करके अपनी बॉडी पर हाथ फेरा। माही की इस हरकत से माहिर की सांसें तेज चलने लगी। उसने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, मत करो जान वरना बाद में बहुत पछताओगी। उसने अपने बालों में हाथ फेरा और बड़ी है दिलकश तरीके से मुस्कुरा दिया। बेखुदी में टू खुदी का जरिया जरिया मेरे यारा, जाला मैं सितारों का चांद वर्गा टू यारम, शब गाजरी टे जग सोया, नी मैं जगिया नमी दानम। वह तीनों बहुत ही सेक्सी तरीके से खुद की पैरों को लेफ्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से वह बेहद आकर्षक लग रही थी। मेरे माहिया सनम जानम कि मैं कार्य नमी दानम, शब गाजरी टे जग सोया, नी मैं जगिया नमी दानम। हमारे माहिर बाबू की नजरें एक पल के लिए भी माही से नहीं हटी थी। वह बस आपलक माही को निहारे जा रहा था। यही हाल कार्तिक और ध्रुव का भी था। टीना और दिया देखकर बुरा हाल था। नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली कमली, मेरे यार दी x2, नी मैं कमली कमली कमली। बाय सुनिधि चौहान दिल दिल अंडरस्को 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 अंडरस्को
अंडरस्को। हमारे माहिर बाबू की नजरें एक पल के लिए भी माही से नहीं हटी थी, वह बस आपलक माही को निहारे जा रहा था। यही हाल कार्तिक और ध्रुव का भी था। टीना और दिया देखकर बुरा हाल था। वहीं इन तीनों को डांस करते हुए देखकर माहिर, ध्रुव और कार्तिक का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। आखिर धड़के बिछोना तीनों लड़कियां उनकी जान जो थी। डांस करने के बाद वह लोग इतनी टेबल पर बैठ जाती हैं और अपनी ड्रिंक्स एंजॉय करके कुछ देर बाद वह लोग डिनर करने लगती हैं। सारे स्टूडेंट ने आज के सारे परफॉर्मेंस एंजॉय किए थे। सर और मैडम उसने भी परफॉर्मेंस एंजॉय की थी। उसके बाद पार्टी खत्म हुई, सब स्टूडेंट अपने अपने घर के लिए चले गए। टीना, माही, दिया भी अपने विला के लिए निकल गई। माहिर, ध्रुव और कार्तिक भी चले गए अपने विला की ओर। चैप्टर 2 अनटाइटल्ड चैप्टर। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप एसबी? आई होप आप एसबी ठीक होगे। चैप्टर 22 अब आगे। माही, टीना और दिया जब अपने घर पहुंचे तो वह लोग फ्रेश होने चले गए। फ्रेश होने के बाद अपने रूम में रेस्ट करने लगे। माही स्टडी रूम में अपना ऑफिस वर्क करने लगी। टीना और दिया नीचे जब आए तो नीचे उन्हें दीपक और जानवी मिले तो उन दोनों ने दिया और टीना से पूछा कि कैसी गई पार्टी तुम लोगों की। तो दिया ने उसे बताया कि पार्टी में सब अच्छा गया। माही को बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला और हम लोगों ने डांस भी किया। स्पेशली वन थिंग, हम लोगों के साथ माही ने भी डांस किया जो अनएक्सपेक्टेड था हम लोगों के लिए। दीपक और नैना ने जब ये सुना तो वह लोग शॉक हो गए हैं कि माही ने भी डांस किया। वह लोग शॉक होकर टीना और दिया से पूछने लगे कि रियली तुम सच कह रही हो बॉस ने डांस किया? तो टीना और दिया ने हाँ में गर्दन हिलाई और उन लोगों को डांस की वीडियो भी दिखाई जो कि कॉलेज में डांस करते वक्त कार्तिक ने बनाई थी। ये भी बताया कि कैसे माही को डांस करते वक्त सब उसके दीवाने हो गए और वहां के स्पेशल गेस्ट माहिर सहगल थे और उनके साथ कार्तिक जी भी और ध्रुव जी भी आए थे। नैना और दीपक उसके मुंह से कार्तिक और ध्रुव के लिए जी सुनकर और टीना और दिया को ब्लश करते हुए देख रहे थे। वो दोनों भी एक दूसरे की तरफ देख हंसने लगे। उन दोनों की हंसी से दिया और टीना उन दोनों की तरफ देखने लगे। नैना ने उन दोनों को छेड़ते हुए कहा, क्या बात है? कार्तिक जी और टीना की तरफ देखकर ध्रुव जी दोनों बहुत ज्यादा शर्मा गई। ऐसे ही हंसी मजाक में बात करने लगे सब, लेकिन दीपक को यकीन नहीं हो रहा था कि माही डांस भी कर सकती है। स्पेशली दीपक नैना को, क्योंकि उन लोगों ने माही की नेचर से वाकिफ थे। लेकिन ठहरो, वह दोनों ने ये सोचकर छोड़ दिया कि शायद दुनिया के सामने एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह बीएफ करने के लिए उन्होंने डांस किया होगा। ऐसा ही बोलो। कुछ देर बात करने लगे, उतने में दीपक के फोन पर मैसेज आया जो कि माही ने भेजा था कि अभी स्टडी रूम में आओ। तो दीपक स्टडी रूम में चला गया। नैना, दिया और टीना मिलकर आपस में बात कर रही थी। स्टडी रूम। दीपक जब स्टडी रूम में गया तो वहां का माहौल गर्म था क्योंकि माही इस टाइम बहुत गुस्से में थी। और गुस्से में क्यों थी? क्योंकि थोड़ी देर पहले उसे एक कॉल आया था कि गोवा से कुछ लड़कियों को दुबई के भेजा जा रहा है जो नाबालिग है। साफ शब्दों में कहूं तो ट्रैफिकिंग की जा रही है। ये सब कोई और नहीं, अंडरवर्ल्ड के एक गैंग है जो लड़कियों को बेचती है और भी बहुत गलत काम करती है, जैसे ड्रग्स स्मगलिंग करती है, लोगों को मारना बिना वजह, यही सब। लड़कियों की यह सुनकर माही को बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने दीपक को बुलाया। कुछ देर उससे यही डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद उसने दीपक से कहा कि गोवा के लिए जेट रेडी करो, हम कल सुबह ही निकलेंगे यहाँ से। दीपक ने ओके कहा और चला गया। माही भी अपने रूम में रेस्ट करने चली गई। माहिर की ओर। माहिर, दीपक और ध्रुव तीनों जब घर आए तो वह लोग फ्रेश होकर स्टडी रूम में चले गए क्योंकि उन्हें कुछ मीटिंग अटेंड करनी थी। कुछ देर बाद कार्तिक को एक कॉल आया। थोड़ी देर बात करने के बाद उसने ओके कहा और कॉल कट कर दिया। फिर वह माहिर से बोला कि बॉस, इंग्लैंड वाली ब्रांच में कुछ प्रॉब्लम हो गई जिसके लिए हमें वहां जाना होगा। माहिर ने उसे अपनी कोल्ड वॉइस में कार्तिक से कहता है कि उसे जाकर ध्रुव हैंडल कर लेगा। ध्रुव ने जब ये सुना तो उसने कहा कि मुझसे हैंडल नहीं होगी वाली कंपनी, तुम भी चलो साथ में, तुम्हारा भी वहां रहना जरूरी है। माहिर कुछ सोचकर ओके कहता है और कार्तिक से कहता है इंग्लैंड के लिए जेट रेडी करवाओ, हम सुबह निकलेंगे। कुछ देर करने के बाद वह लोग रात में अपने रूम में चले गए सोने के लिए। सुबह का वक्त। माही का विला। माही अपने रूटीन के हिसाब से 5 बजे ही उठ गई थी और कुछ देर जिम करने के बाद अपने रूम में आए, फ्रेश हो गए। फ्रेश होने के बाद नीचे डाइनिंग एरिया में गई जहां सब उसका वेट कर रहे थे ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट करते करते माही ने सबको बताया कि वह आज से कुछ दिनों के लिए गोवा जा रही है, जिसमें सब उसके साथ चले गए, नैना, टीना। लेकिन दिया ने मना कर दिया, ये कहकर किसी कॉलेज में रहना जरूरी है, एग्जाम होने वाले हैं तो क्लास रोज अटेंड करना जरूरी, तुम चली जाओ, मैं यही रहूंगी और मैं कुछ दिनों के लिए अपने अपार्टमेंट में भी रहना चाहती हूँ। माही को दिया की बात सही लगी, इसलिए वह मान जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं, दीपक और नैना और हमारी टीम भी हमारे साथ रहेगी, इसलिए तुम्हारे साथ तुम और टीना रहोगी। सब उसकी बात से सहमत होते हैं, इसलिए सब चुपचाप नाश्ता करने लगते हैं। नाश्ता करने के बाद माही टीना और दिया को अपना ख्याल रखने को बोलकर दीपक और नैना के साथ जेट में बैठकर गोवा के लिए निकल जाती है। वहीं माहिर की ओर। माहिर भी अपने रूटीन के हिसाब से जल्दी उठ जाता है और जिम चला जाता है।
2 घंटे वहां रहने के बाद फिर वहां से अपने रूम में आता है और फ्रेश होकर नीचे डाइनिंग एरिया में चला जाता है जहां उसका कार्तिक और इंतजार कर रहे थे। तीनों मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद ध्रुव और कार्तिक के साथ जेट में बैठकर इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाता है। चैप्टर 23 गोवा। चैप्टर 23। अब आगे। गोवा होटल रेजिडेंसी। होटल की रूफ बहुत ही टाइट हाई सिक्योरिटी लगाई गई थी। ऐसा मालूम हो रहा था जिससे कोई बहुत बड़ी शख्सियत वहां आने वाला है। हर तरफ एमएस के बॉडीगार्ड लगे हुए थे। सब एक तरफ से अपने सर को झुकाए हुए आदर में खड़े हुए थे। सब बॉडीगार्ड की पर्सनैलिटी देखकर लग रहा था कि उनको बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग दी गई है। कुछ देर बाद एक जेट आकर लैंड होता है। उसमें से 3 शब्द निकलते हैं। पहली शख्स एक लड़की होती है जिसकी पर्सनैलिटी देखकर ही लग रहा था कि वो डेविल क्वीन है। वह अपनी रोब में जेट से उतरती है और अपने शेड्स को आंखों पर लगाती है। उसी के पीछे दीपक और नैना भी निकलते हैं। माही के चेहरे पर इस वक्त कोई भी इमोशनल नहीं थे। वह बिना इमोशन के सामने खड़े इंसान को देख रही थी। उसके सामने खड़ा इंसान शेरा था जो कि माही का खास आदमी था। अंडरवर्ल्ड में माही राइट हैंड शेरा था जो बहुत ही खतरनाक था। माही के एक इशारे पर वह कुछ भी कर सकता था। शेरा की पर्सनैलिटी भी डैशिंग और हैंडसम था। उसकी हाइट 6 फीट 2 इंच थी। मस्कुलर बॉडी, रंग गोरा, भूरी आंखें। शेरा की एज 27-28 साल की। वह 3-4 साल बड़ा था। माही अपनी कोल्ड वॉइस में शेरा से कहती है कि कब होने वाली है लड़कियों की ट्रैफिकिंग। शेरा ने बड़े आदर से उसे इन्फॉर्मेशन बताता है कि आज रात में बीच के पास एक शिप जाएगी जिसमें सभी लड़कियों को रखा गया है। उनकी एज यही कोई 17 से 18 साल है, ज्यादा बड़ी नहीं है, नाबालिग लड़कियां हैं। माही ने उससे पूछा कितनी लड़कियां होंगी तो शेरा ने उसे बताया कि यही कोई 20-30। माही ने ओके कहा और उसी होटल में अपने बुक किए हुए रूम में चली गई फ्रेश होने के लिए। इंग्लैंड में एमएस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर एक जेट आकर लैंड होता है। उस जेट से माहिर अपना को ठीक करते हुए आंखों पर शेड्स लगाते हुए उतरता है। माहिर का ऑरा इस टाइम शांत लेकिन खतरनाक लग रहा था। माहिर के सामने कंपनी का मैनेजर खड़ा था। डिटेल दी और बताया कि यह मीटिंग कुछ ही देर में आपको अटेंड करनी है, जरूरी है बहुत। माहिर ने ओके कहा और अपने केबिन की तरफ चला गया। उसके पीछे कार्तिक और ध्रुव भी थे। ध्रुव का ऑरा भी माहिर की ही तरह था, जो शांत मगर खतरनाक था। थोड़ी देर में दोनों अपनी अपनी केबिन में थे। कुछ देर बाद कार्तिक ने सारी अरेंजमेंट्स की। उसके बाद वह माहिर के पास गया और बताया कि मीटिंग का वक्त हो गया। माहिर ने ओके कहा और उसके साथ मीटिंग रूम की तरफ चला गया, जहां पर कुछ फॉरेनर्स बैठे थे जो मीटिंग के लिए आए हुए थे। ये मीटिंग 3 घंटे चली थी। मीटिंग के बाद माहिर अपने केबिन में चला जाता है और लैपटॉप अपना वर्क करने लगता है। अपने केबिन में बैठे काम कर रहा था कि इतने में उसके फोन में किसी का कॉल आता है। उधर की बात सुनने के बाद वो ओक कहकर कॉल कट कर देता है। फिर उठकर माहिर की केबिन की तरफ चला जाता है और बिना नॉक किए केबिन के अंदर चला जाता है। माहिर इस वक्त काम में बहुत बिजी था। ध्रुव जाकर उसके सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है। माहिर को जब अपने ऊपर किसी की नजरों की तपिश महसूस होती है तब वह सर उठाकर सामने देखता है तो सामने ध्रुव बैठा हुआ था जो उसे ही घूर रहा था। माहिर को चिढ़ होने लगी तो और जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने एक आईब्रो स्क्रैच की जैसे पूछ रहा हो कि क्या हुआ, क्यों घूर रहे हो। ध्रुव जैसे माहिर की बात समझ गया हो इसलिए वह बोलता है कि माही गोवा में है। तो उसके जवाब भी माहिर ने कहा। तो फिर ध्रुव ने कहा वह वहां कैसे अकेले हैंडल करेगी। तो माहिर ने अपनी नजरें उठाकर ध्रुव को देखा और कहा कि वह डेविल क्वीन है, वह सब कुछ हैंडल कर सकती है। ध्रुव ने जब माहिर को इतना शांत देखा तो वह समझ गया कि माही सब कुछ हैंडल कर लेगी वहां। और वैसे भी आज जो डील फाइनल होनी है वह जरूरी है। डील फाइनल करके कल हम लोग खुद गोवा चल रहे हैं। ध्रुव एक बात से खुश हो जाता है इसलिए उसने उसके बाद कुछ नहीं कहता। और फिर उसके बाद ध्रुव ने बताया कि कुछ फॉरेनर आए हैं और वो डील करना चाहते हैं। माहिर ओके बोलता है। फिर ध्रुव अपने केबिन में चला जाता है। कुछ देर बाद मीटिंग रूम का माहौल इस टाइम गर्म था। बैठा था उसकी राइट साइड में ध्रुव बैठा था और लेफ्ट साइड में कार्तिक खड़ा था और सामने स्क्रीन पर ही प्रोजेक्टर चल रहा था। एक माहिर और ध्रुव बड़े ध्यान से बड़े गौर से प्रोजेक्टर को देख रहे थे। वही 2 फॉरेनर्स जो आए थे वह अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे थे। माहिर का ऑरा शांत था लेकिन बेहद खतरनाक लग रहा था। माहिर ने कुछ देर इस प्रोजेक्ट को देखा, उसे वह प्रोजेक्ट पसंद आया इसलिए माहिर ने डील फाइनल की और उन फॉरेनर से हैंडशेक किया। कहा कुछ ही वक्त भी उन लोगों की डील फाइनल हो गई, मीटिंग भी हो गई। उनमें से जो फॉरेनर्स थे उन लोगों ने माहिर से कहा कि इस डील साइन करने की खुशी में एक छोटी सी पार्टी तो बनती है। माहिर उन्हें मना नहीं करता और उनके साथ होटल के लिए चला जाता है। प्लाजा होटल। ये होटल माहिर का ही था या सबसे ऊपर वाले फ्लो माहिर का ही था। जब भी वह इंग्लैंड आता था तो यही रुकता था और पर सबसे टॉप फ्लो को अपने लिए बुक करता था क्योंकि उसे अकेले रहना पसंद आ, भीड़भाड़ वाली जगह नहीं पसंद थी। वही सबसे नीचे वाले फ्लो पर एक बार भी था जहां माहिर में फॉरेनर्स के साथ आया था। बार में
माहिर, ध्रुव और कार्तिक ये तीनों थे और साथ में वह दोनों फॉरेनर्स भी थे जिनके साथ डेट फाइनल हुई थी। वह लोग साथ में ड्रिंक रहे थे। ऐसे ही कुछ वक्त बाद ड्रिंक करने के बाद और कुछ बातें करने के बाद वह फॉरेनर्स चले गए और माहिर, ध्रुव और कार्तिक बुक किए गए रूम में चले गए रेस्ट करने के लिए। माहिर का रूम। माहिर जब अपने रूम में आया तो सीधा वॉशरूम में चला गया। तकरीबन आधे घंटे बाद वह फ्रेश होकर और नहाकर बाहर आया। उसने इस टाइम सिर्फ लोवर पहनी हुई थी और उसकी मस्कुलर बॉडी साफ साफ देखी जा सकती थी। वह अपने रूम में आया और बैठकर लैपटॉप में काम करने लग गया। थोड़ी देर बाद पता नहीं उसे क्या हुआ, उसने माही को कॉल लगा दिया, लेकिन अगर से माही ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा था, इसलिए वह अपना काम करने लग गया। गोवा होटल रेसिडेंसी। माही का रूम। माही अपने रूम में रेस्ट कर रही थी। उसने टाइम देखा तो रात के करीब 9 बजे बज रहे थे। वह वॉशरूम गई, फ्रेश हुई। फ्रेश होने के बाद उसने अपना ब्लैक डेविल क्वीन वाला कॉस्ट्यूम पहना और उसके बाद वह शेरा को कॉल करके बोला कि सब रेडी हो जाओ, हम आधे घंटे में निकलेंगे। उसके के मुताबिक सब आधे घंटे के अंदर रेडी होकर नीचे पार्किंग एरिया में खड़े थे। माही नीचे आए और जाकर सबसे आगे वाली कार में बैठ गई। उसके बैठते ही ड्राइविंग दीपक करा था और उसके बगल में पैसेंजर सीट पर शेरा बैठा था। कार में पिन ड्रॉप साइलेंस था। इस साइलेंट को तोड़ते हुए माही ने चेहरा से पूछा कि सारी तैयारी अच्छे से की है ना? तेरा हमें जवाब देता है। तकरीबन 40 मिनट बाद वह लोग एक जगह आकर रुकते हैं। ये जगह एकदम सुनसान और पानी का किनारा था। एक साइड नदी थी, एक साइड जंगल था, बीच रोड जा रही थी। यह वाकई में बहुत खूबसूरत था, लेकिन माही को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। माही के उधर से पीछे अधिकार से सब उतर गए। माही वे अपने कार पहले ही रुकवा ली थी ताकि जहां पर लड़कियों को रखा गया है वह लोग सतर्क ना हो जाए। उसके बाद माही अपने गन लेती है और सबको ऑर्डर देती है। माही के साथ नैना रहती है और कुछ बॉडीगार्ड। शेरा कुछ बॉडीगार्ड को लेकर दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है। दीपक भी कुछ बॉडीगार्ड को लेकर अलग डायरेक्शन में चला जाता है। अनटाइटल्ड चैप्टर। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आए हो आप सब ठीक होंगे। अब तक माही अपनी टीम को लेकर उस जगह पहुंच जाती है जहां लड़कियों को रखा गया था और उस जगह पहुंचकर कुछ दूर पहले ही अपनी कार रुकवा लेती है ताकि वह लोग सतर्क ना हो पाए जहां पर लड़कियां रखी गई थी। फिर उसके बाद वह लोग अपनी अपनी पोजीशन में लेते हैं एंड अलग अलग वे में चले जाते हैं। अब आगे जिस जगह से माही जा रही थी वह रास्ता थोड़ा सुनसान और आसपास काफी जंगल टाइप का इलाका था जहां रात में जंगली जानवरों की आवाज आ रही थी। कुछ दूर चलने के बाद ही वह लोग वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर लड़कियों को रखा गया था। वह एक तरह से पुराना कॉटेज था, 2 फ्लोर का, जहां पर बहुत ही ज्यादा बाहर सिक्योरिटी लगाई गई थी। कई घाट थे और कुछ दूरी पर समंदर था। ये जगह एक समंदर किनारे थी। समंदर के पास ही एक बड़ी सी शिप रखी गई थी जहां से लड़कियों को उसमें रखकर समंदर के थ्रू दूसरे देशों में भेजा जाता था। कुछ ही देर में माही की सारी टीम वहां पहुंच गई। तरफ से शेरा आ रहा था कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ एंड एक तरफ से दीपक आ रहा था कुछ बॉडीगार्ड के साथ। माही के साथ नैना थी। माही ने ब्लूटूथ कनेक्ट किया एंड अपने ब्लूटूथ के थ्रू दीपक एंड शेरा उससे जुड़े रहे। थोड़ी देर बाद उधर से शेरा का मैसेज आता है कि इधर ज्यादा बॉडीगार्ड नहीं है। दीपक भी बताता है। फिर वह लोग माही के जवाब का वेट करने लगता है। उधर से माही ऑर्डर देती है, इसमें लड़कियों को कुछ नहीं होना चाहिए, सारी लड़कियां सही सलामत बाहर आनी चाहिए। शेरा और दीपक ओके डन बोलते हैं। फिर उस वुडन हाउस की तरफ चले जाते हैं और बाहर की तरफ माही के साथ जितने बॉडीगार्ड्स थे उनसे फाइट करने लगती है। कुछ ही देर में सबका काम तमाम हो जाता है। थोड़ी देर में सब लोग, माही की टीम ने सब बॉडीगार्ड को ढेर कर दिया था मारकर। कुछ देर तक फाइट करने के बाद सबकी हालत अधमरी सी हो गई थी। वही माही का और एकदम अलग था। वह इस टाइम शांत मगर बेहद खतरनाक लग रही थी। उसने अपने शर्ट की स्लीव नी तक फोल्ड किया और वहां पास में रखी चेयर पर बैठ गई। इस टाइम वह बेहद खतरनाक डेविल क्वीन लग रही थी। उसने एक हाथ में अपनी सिगरेट ली हुई थी जो वह लंबे लंबे कर्ज भरकर उसको पी रही थी। माही ने अपने सामने उन गुंडों को देखा जोया की देखरेख कर रहे थे। माही ने उनसे पूछा, ये किसका काम है? तुम लोग किसके कहने पर यह सब कर रहे हो? तो उनमें से एक गुंडे ने बोला, डरते हुए बोला कि हमें नहीं पता, हमने बस इन लड़कियों को यहाँ से दूर भेजने के लिए हायर किया गया था। माही के एक्सप्रेशन अब भी वही थे। उसने इशारा किया और शेरा ने एक हाथ में गन दे दी। माही को पहले से पता था कि यह लोग बस मोहरे हैं। असली जो खेल खेला था वह कहीं और छुपा बैठा था। ये सब बस उसके एक मोहरे हैं, इसलिए माही नहीं उन सबको एक एक करके सटीक निशाने के साथ माथे पर गोली मार दे। माही उठी, उसने सिगरेट को नीचे फेंका और पैरों तले रौंद दिया। उसने अपनी गन पीछे खड़े शेरा के ऊपर हल्दी। शेरा ने वह गन रख ली।
माही ने सारी लड़कियों को वहां से आजाद करा दिया था। उन सभी लड़कियों को देखा जो इस टाइम डरी सहमी सी एक साइड पर खड़ी हुई थी। माही ने शेरों को ऑर्डर दिया कि इन लड़कियों को इनके घर सही सलामत पहुंचा दो। शेरा ने भी माही का ऑर्डर फॉलो किया, उन लड़कियों को ले जाने का इंतजाम वहां से करने लगा। माही समंदर किनारे शांत समंदर को देख रही थी। समंदर में उठ रही लहरों की तरह उसके अंदर तूफान मचा हुआ था कि आखिर है कौन यह इन नाबालिग लड़कियों की तस्करी कर रहा है। दूसरी बार था जब माही ने लड़कियों को बचाया था। माही बस यही सोच रही थी कि कैसे भी करके उस शख्स को पकड़ना था जो शख्स बिल में छुपकर यह सब चीजें कर रहा था। नैना ने जब माही को समंदर किनारे शांत खड़े देखा तो वह उसके पास गई। माही वहां खड़ी शांति से समंदर में उठ रही लहरों को देख रही थी। कुछ देर बाद सारी लड़कियां वहां से जा चुकी थी। उनके साथ दीपक गया हुआ था और कुछ बॉडीगार्ड भी, ताकि फिर कोई हमला ना हो। माही के पीछे आदर्श मेरा खड़ा हो गया। माही देख समंदर को रही थी, लेकिन उसने शेरा को ऑर्डर दिया कि जल्द से जल्द जो भी है इसका पता लगाओ, अब ये जिंदा रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है। शेरा ने उनके कहा और वह लोग वहां से होटल रेजिडेंसी के लिए निकल गया। इन सबके बीच में माही बहुत थक गई थी, इसलिए जब वह होटल पहुंचे तो तुरंत अपने रूम में गई। शॉवर लियाकर वह सोने चली गई। इंग्लैंड में वही माहिर की ओर। माहिर इस टाइम एक लाइन की पार्टी में गया था। पार्टी में बहुत से लोग थे और कार्तिक और ध्रुव भी माहिर के साथ आए थे। पार्टी यही कोई एक आध घंटा चली होगी कि माहिर को कॉल आ गया। माहिर कॉल अटेंड करने के लिए बाहर की तरफ चला गया, जाओ से नेटवर्क साफ हो और बात कर सके। ये कॉल किसी और का नहीं, माहिर के खास आदमी का था। माही के ऊपर नजर रखने के लिए कहा गया था। माहिर ने उससे सारी डिटेल मांगी तो उस इंसान ने माहिर को सारी डिटेल दे दी। गोवा में जो हुआ था। माहिर ने ओके कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। उसके कुछ देर बाद ही माहिर, ध्रुव और कार्तिक तीनों विला के लिए निकल गए। माहिर का विला। माहिर, ध्रुव और कार्तिक तीनों जब पहुंचे तो अपने कमरे में गए, फ्रेश होकर सो गए। अगली सुबह होटल रेसिडेंसी। माही का कमरा। माही अपने कमरे में अपने रूटीन के हिसाब से उठी। उठकर उसने थोड़ी देर योगा किया। योगा करने के बाद वह फ्रेश हुई। फ्रेश होकर उसने शॉवर लिया और फिर वॉशरूम से बाहर आए। इसके बाद वह वार्डरोब की तरफ चली गई। 15 मिनट बाद वार्डरोब से बाहर आई। स्कूल में उसने एक ब्लैक जीन्स और व्हाइट शर्ट पहनी थी जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। आज सुबह से मुंबई जाने के लिए रवाना हो रहे थे, क्योंकि जो काम होना था वह काम हो चुका था। जिस काम के लिए माही आई थी वह काम हो चुका था। सारी लड़कियों को सेफली उनके घर भेजा जा चुका था, इसलिए माही का पर्सनल जेट रेडी था। माही रेडी होकर के नीचे आई। वहां उसके नैना, दीपक और शेरा मिले जो बिल्कुल रेडी थी उसके साथ जाने के लिए। आज शेरा भी माही के साथ वापस लौट रहा था। सब लोग जेट में बैठ गए। जेट मुंबई के लिए निकल गया। वही माहिर की ओर। माहिर भी आज मुंबई लौट रहा था, क्योंकि उसकी जो भी मीटिंग की जो प्रॉब्लम थी वह सॉल्व हो गई थी, इसलिए वह भी आज मुंबई लौट रहा था। अपनी रूटीन के हिसाब से बोल उठा और जिम चला गया। 2 घंटे जिम में रहने के बाद उसने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद वह लोग अपने पर्सनल जेट में बैठकर निकल मुंबई के लिए रवाना हो गए। आदित्य और माही का आमना सामना। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि गोवा में माही सारी लड़कियों को छुड़ाकर सही सलामत घर वापस भेज देती है, और मुझे भी सोच रही थी कि कैसे भी करके उस इंसान का पता लगाना है जो इन सब चीजों के पीछे है। बार बार लड़कियों को अगवा करना, उनकी स्मगलिंग करना, उसे अब हर हाल में उस इंसान के बारे में जानना था। इसलिए उसने शेरा को उस इंसान की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कह दिया था। वही माहिर को भी ये पता चल गया था। गोवा में जो भी हुआ था वह भी अब मुंबई के लिए निकल गया था। उधर माही भी मुंबई के लिए निकल गई थी। अब आगे मुंबई एयरपोर्ट पर एक जेट आकर लैंड होता है। उसमें से माही अपने एटीट्यूड में निकलती है। उसके अगल बगल शेरा, दीपक और नैना साथ चले थे और उन्हीं के पीछे बॉडीगार्ड का काफिला चल रहा था। एयरपोर्ट के बाहर ही गाड़ियों का काफिला खड़ा था जिसमें वह बैठती और अपने विला की तरफ चल देती है। माही का विला। माही कार से उतरकर तुरंत अपने रूम में चली जाती है। वहां फ्रेश होती है। फ्रेश होने के बाद रेडी होती है, क्योंकि आज उसकी एक मीटिंग थी दीवान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के साथ, इसलिए उसका वहां रहना बहुत जरूरी था। इसलिए वह रेडी होकर नीचे आती है, जहां उसका चेहरा और दीपक इंतजार कर रहे थे। आज माही ने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना था। उसमें वह बेहद कातिलाना और खूबसूरत लग रही थी। ब्लैक कलर में उसका रंग खुलकर आ रहा था। उसके फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। वह नीचे आती है। नीचे डाइनिंग टेबल पर पहले से ही दीपक और नैनटीना और दिया मौजूद थे। सब उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। बदले में माही बस अपने सर को हल्का सा मिला देती है। वह ब्रेकफास्ट करती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद विला से बाहर जाती है। उसके साथ आज दीपक और शेरा मीटिंग के लिए साथ जाने वाले थे। माही की गाड़ी आकर एमके ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की बिल्डिंग के नीचे रुकती है। जो मीटिंग होनी थी आज वह माही के ऑफिस में ही होनी थी, इसलिए माही अपने ही ऑफिस आई थी। कार दीपक ड्राइव कर रहा था और पैसेंजर सीट पर चेहरा बैठा था। पीछे वाली सीट पर माही बैठी थी जो अपने लैपटॉप में कुछ काम रही थी।
पैसेंजर सीट से शेरा उतरता है। अप्रैल महीने तरफ का गेट ओपन करता है। माही अपने एटीट्यूड में कार से उतरती है, अंदर की तरफ चली जाती है जहां उसकी पर्सनल लिफ्ट थी। लिफ्ट से अपने केबिन की तरफ चली जाती है। माही अपनी केबिन में जाकर बैठती है। दीपक उसे ब्लैक कॉफी लाकर देता है। वह ब्लैक कॉफी पीती है और दीपक उससे उसका आज दिन भर का शेड्यूल बताता है कि आज उसकी अभिमान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के साथ मीटिंग है। माही ओके बोलती है। माहिर की तरफ मुंबई एयरपोर्ट पर करीब 10 बजे तक एक प्राइवेट जेट आकर लैंड होता है। उसमें से माही अपने एटीट्यूड के साथ नीचे उतरता है। उसी के साथ कार्तिक और ध्रुव भी उतरते हैं और अपनी गाड़ियों के तरफ चले जाते हैं। माही रखने गिला नहीं जाता। एयरपोर्ट से डायरेक्ट वो अपनी ऑफिस की तरफ चला जाता है। सहगल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की तरफ चला जाता है। वहां जाकर अपना काम करने लगता है। कार्तिक आकर उसे उसका शेड्यूल, उसकी मीटिंग बताता है और वह अपनी मीटिंग अटेंड करने लगता है। उसे जल्दी थी कि वह माही से मिलना चाहता था, लेकिन वह अपना काम भी करना चाहता था, इसलिए वह सोचता है कि वह रात में जाकर माही से मिलेगा। वही माही की ऑफिस में दोपहर के करीब 1 बजे होंगे। दीपक माही की केबिन में आता है और उसे बताता है कि मीटिंग का टाइम हो गया है, इसलिए हमें मीटिंग रूम में चलना चाहिए क्योंकि वहां पहले से ही जो मीटिंग के लिए आए हैं दीवान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से वहां मौजूद है। माही टाइम देखती है तो मीटिंग का टाइम हो गया था, इसलिए माही मीटिंग रूम की तरफ चल देती है। वही मीटिंग में कोई और नहीं, आदित्य अपने पिता के साथ आया था। उसने बहुत एमके ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का नाम सुना था, इसलिए वह आज पर्सनली अपने डैड के साथ आया था मीटिंग अटेंड करने। वही मीटिंग रूम में आदित्य और उसके फादर बैठे हुए थे कि इतने में मीटिंग रूम का गेट ओपन होता है। माही अपने एटीट्यूड में चलकर आती है और अपनी सीट पर बैठ जाती है। आदित्य वहां माही को देखकर और उससे इस तरह का एटीट्यूड देखकर एकदम हैरान हो जाता। उसे उम्मीद नहीं की थी कि वह माही को यहां देखेगा। माही इन सब चीजों पर बिल्कुल भी गौर नहीं करती है। आदित्य के फादर माही को ग्रेट करते हैं। माही बस सर हिला देती है, मीटिंग स्टार्ट करने के लिए बोलती है। यह मीटिंग करीब 3 घंटे चलती है। 3 घंटे चलने के बाद जब कॉन्फ्रेंस रूम की लाइट ऑन होती है, आदित्य माही को अपने देखता है तो एकदम होश खो बैठता है क्योंकि माही इस वक्त ब्लैक दूसरे सूट में थी और वह बेहद आकर्षक और खूबसूरत लग रही थी, इसलिए वह उसे बस देखता ही रहता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि माही ही इनके ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की मालकिन है। माही ने अब जाकर आदित्य पर ध्यान दिया था, लेकिन उसने ज्यादा गौर नहीं किया और मीटिंग इसलिए हुई थी उस डील को फाइनल कर लिया गया। इस खुशी में आदित्य के फादर ने कहा कि वह इस खुशी में छोटी सी पार्टी देना चाहते हैं कि उन्होंने ये डील फाइनल कर ली है। माही कुछ नहीं कहती, बस हाँ में सर हिला देती है। वहीं माही के साथ इस वक्त मीटिंग में दीपक और शेरा दोनों थे। शेरा जब से आया था मीटिंग में तब से वो आदित्य को भी नोटिस किए जा रहा था कि कैसे वह माही को एक तक देखे जा रहा है। साफ शब्दों में कहूं तो घूरे जा रहा है। शेरा को ये बात बड़ी अजीब आदमी है। उसे गुस्सा आया, लेकिन उसने ये सोचकर छोड़ दिया कि हो सकता है माही इसे खुद सजा देगी। लंच का भी टाइम हो रहा था, इसलिए माही व मिस्टर दीवान को लंच ऑफर किया। उन्होंने कुछ सोचकर हाँ कर दिया। थोड़ी देर बाद ही माही मिस्टर दीवान और आदित्य को लेकर अपनी केबिन में चली गई। वही आदित्य जब माहिती केबिन में आया तो उसके बिन को देखते ही रह जाए क्योंकि उसके बिन बहुत खूबसूरत थी। वहां की हर एक चीज है एंटीक और प्रेशियस थी। वही केबिन में एक साइड सोफा लगा हुआ था जहां आराम से अच्छे लोगों का ग्रुप बैठकर लंच कर सकता था। माही का केबिन बहुत बड़ा था। थोड़ी देर बाद दीपक केबिन में आया। माही ने उसने लंच ऑर्डर किया। आदित्य इतने समय से माही को ऑब्जर्व कर रहा था कि उसको माही का बर्ताव बहुत अलग है। उसके पास से जो ऑरा आ रहा था वह बेहद खतरनाक था, इसलिए वह कुछ नहीं कहता, माही को बस देखता ही रहता है। थोड़ी देर बाद दीपक लंच लेकर आ जाता है। माही दीपक को भी साथ बैठकर लंच करने के लिए कहती है। चारों मिलकर लंच करते हैं। लंच करने के बाद मिस्टर दीवान और आदित्य वहां से चले जाते हैं। अनटाइटल्ड चैप्टर चप 26। अब तक पिछले चैप्टर में हमने जाना कि माही से आदित्य की मुलाकात होती है। उसी की ऑफिस में मीटिंग के सिलसिले में आदित्य माही को बॉसी रूप में देखकर बहुत शौक था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वह कंपनी इन मलकिन है। इतनी खूबसूरत है, जितनी शांत है उतनी खतरनाक भी। आदित्य के डैड माही के साथ मीटिंग फाइनल करते हैं और उसके साथी की केबिन में बैठकर लंच करते हैं। लंच करने के बाद वे लोग चले जाते हैं। अब आगे आदित्य और मिस्टर दीवान के जाने के बाद माही अपने काम में बिजी हो जाती है। देखते ही देखते कब दिन से शाम और रात होती है, वक्त का पता ही नहीं चलता। रात में माही अपने घर जाती है जहां नैना, टीना और दिया उसका वेट कर रही थी। वही अपने रूम में जाती है, फ्रेश होती है। फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आ जाती है। नीचे ऊपर बैठकर डिनर करने लगती है। डिनर करने के बाद तुम लिविंग एरिया में बैठे हुए थे। माही अपना लैपटॉप लेकर उसमें काम में बिजी थी। वही नैना, दिया और टीना आपस में बात कर रही थी। वही दीपक हॉल में परेशान सा घूम रहा था। वो बार बार अपना फोन पर किसी को कॉल कर रहा था, लेकिन उधर से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। वही इसकी ये परेशानी नैना नोटिस कर लेती है।
नैना दीपक से पूछती है कि क्या हुआ, तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो, तो दीपक कुछ जवाब दे पाता उतने में ही माही का फोन रिंग करता है। माही फोन पर फ्लैश हो रहे हैं नाम को देखती है, फिर कॉल पिक कर लेती है। माही कॉल पिक करती है, उधर से कुछ बात कही जाती है, माही बस हमें जवाब देती है और थोड़ी देर बाद कॉल रख देती है। फिर उसके बाद सबको एक नज़र देख गहरी सांस लेती है, से सबसे कहती है कि इस टाइम सब अपने रूम में जाकर रेस्ट करो और कल सुबह एक इम्पॉर्टेंट जगह जानी है, इसलिए कल रेडी रहना सब। माही की बात सुनकर सब हाँ में सर हिला देते हैं और माही सबको एक नज़र देखकर ऊपर चली जाती है अपने रूम में। वही दीपक परेशान था, इधर उधर टहलते रहता। वह परेशान इसलिए था कि जानवी का फोन कॉल नहीं लग रहा था, इसलिए वह बहुत ज्यादा परेशान था। लेकिन दीपक इन सब चीजों को छोड़ माही की बात को मानकर अपने रूम की तरफ चला जाता है सोने। दिया, टीना और नैना भी अपने रूम की तरफ चली जाती हैं सोने के लिए। वही माहिर की ओर, माहिर अपने ऑफिस से घर आता है, फ्रेश होता है, सबके साथ मिलकर डिनर करता है। डिनर करने के बाद स्टडी रूम में चला जाता है और वहां ऑफिस वर्क करने लगता है। उसके साथ कार्तिक और ध्रुव भी थे। लगभग देर रात तक वह लोग काम करते हैं। इंपॉर्टेंट मीटिंग के सिलसिले में वह सब प्रोजेक्ट बना रहे थे ताकि वह प्रोजेक्ट इनके हाथ से ना जाए। काफी देर रात तक ये लोग स्टडी रूम में प्रोजेक्ट के सिलसिले में काम करते रहते हैं। लगभग रात के 2 बजे तक सब अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। अगले सुबह माही का विला। माही अपने रूटीन के साथ से उठती है और जिम चाहती है, जिनसे वापस आकर फ्रेश होती है। फ्रेश होकर वह रेडी होकर नीचे डाइनिंग एरिया की तरफ चली जाती है, जहां सब उसका ब्रेकफास्ट के लिए इंतजार कर रहे थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद माही, दीपक और नैना ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। टीना और दिया दोनों कॉलेज के लिए निकल जाती है। माहिर का विला। माहिर भी अपने रूटीन के हिसाब से उठता है और सबसे पहले जिम जाता है। जिम जाने के बाद वह फ्रेश होता है, फ्रेश होकर रेडी होता है, कस्टम मेड सूट पहनता है। फिर उसके बाद डाइनिंग एरिया की तरफ चला जाता है, जहां उसका कार्तिक और ध्रुव इंतजार कर रहे थे। तीनों मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद वह लोग ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। माही का ऑफिस। माही ऑफिस पहुंचती है तो दीपक उसे उसका शेड्यूल बताता है, उसकी मीटिंग बताता है। उसी के हिसाब से वह सारा दिन काम करती है। इसी तरह दिन कब भी जाता है पता ही नहीं चलता। वही माहिर का ऑफिस। माहिर भी जब ऑफिस पहुंचता है तो कार्तिक उसे सारी शेड्यूल बताता है कि आज उसकी कितनी मीटिंग है। उसी के हिसाब से माहिर का दिन भर भी इसी में बीत जाता है। इन्हीं सब चीजों के बीच उसका दिल कब मिल जाता है पता ही नहीं चलता। एक हफ्ते बाद। इन 1 हफ्तों में ना तो माहिर माही से मिला था, माही माहिर से मिली थी। इन दिनों वह दोनों अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा बिजी थे। इन्हीं सब चीजों के बीच कब 1 हफ्ता बीत गया किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन 1 हफ्ते में दीपक की टेंशन बहुत बढ़ गई, क्योंकि मैं तो अब जानवी उसकी कॉल का कोई आंसर नहीं दे रही थी, नहीं नहुस कोई रिप्लाई कर रहा था। जब से वह लोग मलेशिया गए थे मीटिंग के सिलसिले में, तब से वह दोनों वापस नहीं आए थे, ना ही उनकी कोई खबर आई थी। माही ने भी इस बारे में पता करने की कोशिश की, लेकिन उसका कांटेक्ट नहीं हो पाया दोनों से। वहीं अब माही टेंशन में आ गई थी कि क्यों दोनों में से कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। उसने बहुत कोशिश की हटा करने की, बट वह नाकाम रही। माही आज अपने आप को क्लिक काम कर रही थी तो उसे अपने दादाजी का कॉल आया। उसने कॉल पिक की तो उधर से माही के दादाजी ने कहा कि आज घर आ जाए, कुछ बातें करनी है, इसलिए वह शाम को आने का बोल कॉल कट कर देती है। वह अपने सारे मीटिंग अटेंड किए ऐसे ही बिजनेस सूट में कपूर विला की ओर चल देती है। कपूर विला में सब लिविंग हॉल में बैठे हुए थे और माही का ही इंतजार कर रहे थे कि इतने में बाहर से कार रोकने की आवाज आती है। सब गेट की तरफ देखने लगते हैं। वही माही अपने शांत मगर खतरनाक ऑरा में आ रही थी। अदिति और अदिति की मॉम दोनों माही को इस रूप में देखकर हैरान रह जाते हैं। सब हैरान रहते हैं क्योंकि इस टाइम माही बिजनेस सूट में थी। वह किसी क्वीन की तरह लग रही थी। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, वही एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ चली आ रही थी। माही ने किसी के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया और आकर सीधा अपने दादाजी के सामने वाले सोफे पर बड़े ही रौब बैठ जाती है और अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए अपने दादाजी से कहती, आपके पास 10 मिनट है, आपको जो कहना है आप जल्दी से कहें, मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे वहां जाना है। दादाजी माही से कहते हैं कि बेटा, आदित्य और अदिति की शादी डेट 10 दिन बाद की रखी गई है, मैं चाहता हूं कि तुम यहीं आकर रहो। माही सबकी ओर देखती है, सबकी आंखें इस टाइम बाहर आने को थे। वही अदिति माही को देखकर एक डिस्कसिंग लुक देती है, जिसे माही इग्नोर कर देती है। माही सबको देखकर डेविल स्माइल करती है और फिर अपने दादाजी की तरफ देखती है। जैसे ही कुछ कहने को होती है वैसे ही दादाजी तुरंत कहते हैं कि यह मेरा आखिरी डिसीजन है, तुम्हें मानना होगा, तुम यहाँ कर रहोगी। माही कुछ नहीं कहती और ओके कहती है। इस टाइम वह अपने गुस्से को बहुत कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि वह इन लोगों के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती थी, ना ही वह इन्हें अपनी फैमिली मानती थी। बस दादाजी की वजह से वह बात नहीं
टाल पाती, इसलिए वह रहने के लिए मान जाती है। वही उसके पीछे खड़ा कार्तिक जो दादाजी की बात सुनता है और उनका फरमान भी सुनता है, तो वह एक पल के लिए शॉक हो जाता है कि माही कभी नहीं रहेगी। लेकिन जब दादाजी का आखिरी फैसला सुनता है तो वह भी एक नज़र माही को देखता है। माही हामी भर देती है रहने के लिए। वही हॉल में मौजूद आदित्य की भी फैमिली थी। आदित्य आज एक बार फिर माही को देखकर कहीं खोसा गया था, क्योंकि माही लगी इतनी खूबसूरत रही थी। आदित्य की मॉम तो जल बुनकर लॉक हो गई थी, क्योंकि दादाजी ने अपना आखिरी फैसला जो सुना दिया था कि माही अपने यही रहेगी। वह माही को यहाँ नहीं रहने देना चाहती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर माही यहाँ रहेगी तो वह अपने बेडरूम में जगह बना ली है। लेकिन माही का ऐसा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वह तो माही कपूर की ही नहीं जो अपने देश के लिए हर कोशिश करती थी उसके डैड मान जाएं और उसे अपने पास रखे। लेकिन ये तो माही मल्होत्रा है, जिसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पड़ता है फर्क तो वह है सिर्फ और सिर्फ दादाजी। क्यों नावेल से बाहर की दुनिया में भी माही के दादाजी थे, जिन्हें वह बहुत मानती थी, इसलिए उसके दिल में दादाजी को लेकर बहुत इज्जत है। इसी के चलते वह मना नहीं कर पाए और कपूर विला में रहने के लिए हाँ कर देती है। माही के डैड बस एक तक माही को देखते रहते हैं, लेकिन माही उन्हें एक नज़र भी नहीं देखती। माही के डैड की दिल को ये बात हो चुकी है कि उनकी बेटी एक बार भी उनकी तरफ नहीं देखती। हमें अब महसूस होता है कि कैसे वह माही को इग्नोर करते थे। उन्हें आज समझ आता है कि कितना हट करते थे वो माही को। 27 अनटाइटल्ड चैप्टर 27। अब तक माही और माहिर इन दिनों काम में इतनी ज्यादा बिजी थी कि वह दोनों एक दूसरे से बात करने की भी जहमत नहीं उठाई थी दोनों ने, क्योंकि वह बहुत ज्यादा बिजी थे। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। इन एक हफ्तों में ना तो माही ने माही को कॉल किया था, ना उससे मिलने आया था, ना ही माही ने उसे कॉल किया था। ऐसे ही एक हफ्ते बाद वह अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रही होती है कि उसके फोन पर अपने दादा का कॉल आता है, तो वह कॉल पिक करती है। उधर से अपने दादा की बात सुनकर मैं कुछ नहीं कहती और कहती है मैं शाम को आ जाऊंगी। उसके दादा उसको कपूर विला आने के लिए कह रहे थे, इसलिए वह मान जाती और कपूर मिलाकर ही निकल जाती है। कपूर विला पहुंचती है तो वहां सब लिविंग हॉल में इकट्ठे बैठे हुए थे। दादाजी माही को बताते हैं कि आज से 10 दिन बाद की शादी का मुहूर्त निकला है। आदित्य और अदिति की शादी का माही को कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। दादाजी माही के सामने ये भी शर्त रखते हैं कि वह भी शादी में मौजूद रहेगी और यही कपूर विला में रहेगी। उन्होंने अपना फैसला सुना दिया था। माही बस हाँ में सर हिला दिया, चलिए ठीक है मुझे मंजूर है। वही हॉल में मौजूद माही के डैड भी माही को देख रहे थे। माही जब से आई थी उसने एक नज़र उठाकर विराज जी को नहीं देखा था, यही बात उनको खली रही थी। अब आगे विराज जी एक तक माही को देख रहे थे, माही ने एक नज़र भी उठाकर अपने पिता की तरफ नहीं देखा था, यही बात उनको अंदर से खाए जा रही थी। उनकी बेटी उनकी तरफ देख भी नहीं रही है। वही माही इन सब से बेखबर अपने दादाजी से बात करने में लगी हुई थी। दादाजी भी अपने बेटे के हाल से वाकिफ थे, लेकिन इसमें गलती विराजी की ही थी, क्योंकि उन्होंने ही खुद माही को अपने से दूर किया था और खुद माही के दिल में अपने लिए नफरत डाली थी, दूसरी शादी करके और तो और उस पर ध्यान न देकर अपनी दूसरी बीवी के बच्चों पर ध्यान देकर। माही ऐसे ही थोड़ी देर बैठी रहती है। उसके बाद दादाजी माही से कहते हैं कि रात का डिनर करके जाओगे। तो माही कुछ नहीं कहती, बस हाँ में सर हिला देती है। उसके दिमाग में क्या चल रहा था कोई कुछ भी नहीं कह सकता। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, इसलिए उसके दिमाग में क्या चल रहा था कुछ कह पाना बहुत मुश्किल था। कपूर विला में माही का खुद का रूम था, इसलिए माही उठकर अपने रूम की तरफ चली जाती है। वही लिविंग हॉल में मौजूद दीवान फैमिली भी माही का ये रूप देखकर शौक थी पूरी तरह से। माही का बिजनेस सूट में आना और एक अलग ही ऑरा, उसका हर किसी से बात ना करना, ये सब चीज बोलो बैठकर बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे थे। आदित्य का ध्यान दो पूरे टाइम है माही के ऊपर था, लेकिन माही ने एक नज़र भी किसी को नहीं देखा। वह उठी और उठकर सीधे अपने रूम की तरफ चली गई। जाने से पहले उसने दीपक की तरफ देखा और कुछ इंस्ट्रक्शन दिए नया और दीपक को मिला जाने के लिए कहा। दीपक ने माही की बात मानकर विला की ओर चला गया। वही माही के डैड उठकर एक रूम की तरफ चले गए। थोड़ी देर तक उस रूम के गेट को देखते रहे, फिर गेट ओपन करके अंदर चले गए। अंदर जाकर उन्होंने लाइट स्विच ऑन कर उस कमरे में हर तरफ कई सारी फोटो लगी हुई थी, जिसमें एक लड़की एक औरत के साथ है। उस औरत की उम्र यही कोई 27-28 साल होगी। उसकी गोद में 3 से 4 साल की लड़की थी। कहीं फोटो में एक आदमी एक औरत के साथ है और वही बच्ची उस आदमी की गोद में है। ये फोटो देखने में एक तरह से फैमिली फोटो लग रही थी। इस फोटो में कोई और नहीं माही के डेट और मॉम की साथ की पिक्चर। माही छोटी सी थी। विराज जी एक फोटो के पास जाते हैं और उस पर हाथ फेरते हैं। उनकी आंख में आंसू था और वह भरे गले से बोले, निहारिका जी, हमने अपनी बच्ची को सबसे दूर कर दिया। उसके दिल में अपने लिए इतनी नफरत करती थी, वह आज अपने बाप को एक नज़र देखती भी नहीं है। हमने खुद अपनी प्यार की निशानी अपनी माहिरा को खुद से दूर कर दिया। आपके जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। मेरी गलती थी। आपके जाने के बाद मुझे हमारी बेटी माहिरा को संभालना चाहिए था, लेकिन हम संभाल नहीं पाया, अपना फर्ज निभा नहीं पाए। हमें इस बात के लिए बहुत तकलीफ हो रही है कि हमने खुद हमारी बेटी को हमसे नफरत करने पर मजबूर कर दिया है। जब माहिरा
माहिरा को हमारी जरूरत थी तब हम उसके पास नहीं था, जब माहिरा को एक पिता की एक दोस्त की जरूरत थी तब हम उसके साथ नहीं थे, उसे अकेला छोड़ दिया था, तुझसे कभी कायदे से बात नहीं की, हमेशा उससे दूर रहता, कभी कुछ ना सुनता है, और आज देखो हमारी बेटी एक बिजनेस क्वीन बन गई है और इतनी बड़ी ऊंचाई हासिल कर ली है अपनी जिंदगी में, लेकिन आज भी वह की नहीं। हम दुआ करते हैं क्योंकि जिंदगी में जल्दी ही कोई आए जो उसे उसके अंधेरे से निकालकर उजाले में लेकर जाए, उसकी जिंदगी में खुशियां ही दे। अब विराज जी को क्या पता था, उनकी दुआ ऊपर वाले ने पहले ही कबूल कर लिया, तभी तो माहिरा की जिंदगी में माहिर आया है जिसे खुद से बढ़कर बहुत चाहता है। वही उस रूम के दरवाजे पर बड़े दादाजी ने सब कुछ सुन लिया था, उनकी आंख में भी इस टाइम नमी थी। उन्होंने भी भरे गले से कहा, विराज तुमने खुद माही के दिल में अपने लिए नफरत डाली है, इस बच्ची को जब तुम्हारी जरूरत थी तब तुमने उसका साथ नहीं दिया, उसको अकेला छोड़ दिया, आज देखो कितनी मजबूत है लेकिन उतनी ही अच्छी ही है। मैं भी ये दुआ करता हूँ कि जल्द ही से माहिर उससे शादी कर ले। दादाजी ने यह बात इसलिए बोली थी क्योंकि वह जान गए थे माहिर के दिल में माहिरा के लिए बेइंतहा मोहब्बत है, इसलिए वह चाहते थे कि माहिर माहिरा से जल्द ही शादी कर ले। थोड़ी देर बाद दादाजी वहां से चले गए, फिर उसके बाद विराज जी भी उस रूम से निकलकर अपने रूम की तरफ बढ़ गए। 28 अनटाइटल्ड चैप्टर 28। अब तक माही के डैड एक रूम में जाते हैं, उस रूम में माही और माही के मॉम की बहुत सारी फोटो थी। विराज जी इस फोटो को देखकर निहारिका जी को बहुत याद करते हैं और वही ये भी बोलते हैं कि उन्होंने अपने माहिरा के दिल में अपने प्रति उन्होंने नफरत इस कदर डाली है कि अब उस नफरत का खत्म हो पाना बहुत मुश्किल है। वही दरवाजे पर खड़े दादाजी भी यह सब सुन लेते हैं। थोड़ी देर बाद ही दादाजी अपने रूम की तरफ चले जाते हैं और विराट जी अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। अब आगे इस टाइम डिनर का वक्त हो चुका था, इसलिए सब अपने रूम से आकर डाइनिंग एरिया में बैठे थे। माही भी आकर डाइनिंग टेबल अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। दादाजी सबको डिनर करने के लिए कहते हैं, सब चुपचाप डिनर कर रहे थे। आदित्य की फैमिली भी वही थी, इस टाइम सब मिलकर डिनर कर रहे थे। माही के सामने वाली चेयर पर माही के चाचा जी, चाची जी और मॉम एंड डैड एंड आदित्य की मॉम भी बैठी थी। माही के साइड पर आदित्य बैठा था, उसके बगल में अदिति और आदित्य के डैड बैठे हैं। चेयर पर दादाजी बैठे थे और उनकी साइड वाली चेयर पर दादी जी बैठी थी, उनके बगल में ही माही बैठे थे। सब अपना डिनर करते हैं। माही भी सर झुकाकर आराम से अपना डिनर कर रही थी। कबीर दादाजी ने बोले कि माही डिनर के बाद आप हमारे रूम में आएगा, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। माही ने हमें अपने गर्दन हिला दी। थोड़ी देर बाद ही सब डिनर कर लिविंग हॉल में बैठे थे। दीवान फैमिली दादाजी से इजाजत लेकर अपने घर के लिए रवाना हो चुके थे। दीवान फैमिली अब जा चुकी थी। माही अपने रूम में थी, अपना लैपटॉप लेकर काम कर रहे थे। उसमें तभी उसके डोर पर नॉक होता है। वो कम इन कहती है। दादाजी अंदर आते हैं। माही सर उठाकर सामने देखती है तो दादाजी खड़े थे। माही दादाजी को देखकर कहती है, बैठे दादाजी। दादाजी बैठ जाते हैं माही के पास में। माही से कहते हैं, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। माही कहती है, जी बोलिए दादाजी। दादाजी कहना शुरू करते हैं, माही हमने आपके लिए एक रिश्ता देखा है, अगर आप बुरा ना माने तो आपको अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ जाना चाहिए। कब तक आप अकेली रहेंगे? अपने रिश्ते की बात सुनकर माही के भाव सख्त हो गए हैं। उसकी उंगलियां जो लैपटॉप पर चल रही थी वह रुक गई थी, उसके एक्सप्रेशन एकदम खतरनाक हो गए थे। दादाजी ने एक नजर माही को देखा और फिर आगे बोलना जारी रखा कि बच्चे, मेरा और तुम्हारी दादी का कोई भरोसा नहीं है, हम दोनों कब इस दुनिया से चले जाएं कुछ कह नहीं सकते, इसलिए तुम्हारी दादी की एक ख्वाहिश है कि वह तुम्हें भी खुश देखे, तुम्हारा भी अपना हो जिससे तुम अपनी दर्द तकलीफ में जाहिर कर सको, ऐसे यूं अकेले ना रहो। माही अभी भी बिना भाव के साथ दादाजी को देख रही थी। दादाजी ने आगे बोलना जारी रखा। उन्होंने कहा, बेटा हमारी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम हमेशा खुश रहो, बस तुम्हें हंसता खेलता देखना चाहते हैं। दादाजी आगे कहते हैं कि हमारा काम था तुम्हें समझाना, हमने अपनी बात कह दी है और तुम्हें समझा दिया है, बाकी यह तुम्हारी लाइफ है, तुम डिसीजन लेना तुम्हें क्या करना है। इतना कहने के बाद दादाजी माही के रूम से चले जाते हैं। माही बस दादाजी की बात सोचने लगती है। उसके दिमाग में भी दादाजी की बात चल रही थी कि उसे भी अब शादी कर लेनी चाहिए। इसमें कश्मकश में रात भर सो नहीं पाती। अगली सुबह कपूर विला, माही का बेडरूम। माही 5 बजे अपने रूटीन हिसाब से सोकर उठती है। खैर कपूर विला में तो जिम नहीं था, इसलिए माही जॉगिंग के लिए चली जाती है। उसने इस टाइम ट्रैक सूट पहना हुआ था और कानों में ईयरबड्स लगे हुए थे। कपूर विला से निकल गए जॉगिंग के लिए। एक पास में ही एक पार्क था, वहां चली गई। इस टाइम आदित्य अभी उस पार्क में जॉगिंग के लिए मौजूद थे। आदित्य ने माही को देखा था बट माही ने अभी तक आदित्य को नहीं देखा था, वह बात करते हुए जॉगिंग कर रही थी। थोड़ी देर बाद ही माही एक मैट लेकर योगा करने लगती है। माही करीब उस पार्क में 1.5 घंटे बिताते हैं और वापस कपूर विला की ओर चले जाते हैं।
माही अपने रूम में जाती है पर वहां फ्रेश होकर रेडी होती है और एक पिंक कलर के बिजनेस सूट में रेडी होकर नीचे आती है। डाइनिंग टेबल पर सब इस टाइम बैठे हुए थे। जब सब लोग माही को बिजनेस सूट में देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि माही ने पिंक कलर का ब्लेजर, अंदर व्हाइट कलर की शर्ट विद पिंक कलर की पेंट पहनी थी और अपने बालों को स्ट्रेट करके खुला छोड़ा हुआ था। उसने हील पहनी हुई थी। डाइनिंग टेबल पर आती है और दादाजी को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। कल अपनी चेयर पर बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। माही अपना ब्रेकफास्ट कर ही रही होती है कि उसने में उसका फोन रिंग करता है। वह एक नज़र अपने फोन को देखती है और पिक कर लेती है। पिक करने के बाद माही बस हम कहती है। उधर उधर से कुछ बातें सुनकर माही के एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे। जहां अभी तक माही आराम से अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी, वही अब उसके आसपास से निकलने वाला ऑरा बेहद खतरनाक था, क्योंकि माही के एक्सप्रेशन कॉल की बात सुनकर बिगड़ते ही जा रहे थे। उसने लास्ट में कॉल पर बस इतना ही कहा, आई एम कमिंग। इतना कहकर उसने बिना सुने कॉल कट कर दिया और फिर तुरंत अपनी चेयर से खड़ी होकर बिना किसी की तरफ देखे फौरन वहां से अपनी कार की तरफ चली जाती है। माही अपनी कार में बैठती है। उसने अपने साथ ड्राइवर को ले जाने से मना कर दिया था, आज वह अपने पर्सनल काम से जा रही है। माही कार में बैठी और कार को फुल स्पीड में भगाते हुए लेकर जाती है और एक हॉस्पिटल के बाहर रोक देती है। फौरन कार से उतरती है और हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है। अंदर जाकर देखती है तो ओटी के बाहर दीपक, टीना, दिया और शेरा सब खड़े थे। माही फौरन उन लोगों के पास जाती है और शिवराज से अपने कोल्ड वॉइस में कहती है, ओटी में जानवी की हालत एकदम नाजुक थी। उसे देखने से लग रहा था कि उससे बहुत ज्यादा चोट आई है। उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। उसकी हालत बहुत गंभीर थी। माही एक नज़र ओटी को देखकर शेरा से पूछती है कि ये सब कैसे हुआ है और किसने किया है। शेरा उसे बताता है, जानवी और नहुस जिस काम के लिए गए थे वह काम तो ऑलमोस्ट पूरा हो गया था। वह लोग लौट ही रहे थे अपनी कार से। पीछे से एक ट्रक वाले ने आकर टक्कर मार दी। मौके पर नहुस की डेथ हो गई और जानवी की हालत गंभीर है। माही जैसे जैसे शेरा की बातें सुनती जा रही थी वैसे वैसे उसकी हाथ की मुट्ठियां कस गई, गुस्से में बनती जा रही थी। उसकी आंखें गुस्से की वजह से लाल हो गई थी और उसके आसपास का ऑरा बेहद खतरनाक हो गया था। एक पल को तो शेरा भी माही का इतना भयंकर ऑरा देखकर उसकी बोलती बंद हो गई, मगर फिर भी वह अपने सलाइवा को घटकते हुए उसने आगे की बात जारी रखा और कहा कि यह काम उसी का है। माही ने जब ये सुना तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया कि उसने गुस्से में कहा, बहुत हो गया, अभी एक चूहे बिल्ली का खेल अब आर पार होकर ही रहेगा। माही ने दीपक को देखा जिसकी आंख में आंसू थे। नैना की हालत ठीक नहीं थी। उसने जब सुना कि नहुस की डेथ हो गई है तो वह सदमे में ही बेहोश हो गई। उसे भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। 29 अनटाइटल्ड चैप्टर। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप एसबी। अब तक माही कपूर विला आकर रहने लगी थी। आदित्य और आदित्य की शादी के लिए माही केदार एक बंद कमरे में गए, जहां उसने माही और माही की मॉम बहुत सारी तस्वीरें थी। विराज इन तस्वीरों को देखकर अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने लगे। उन्होंने बताया कि कैसे हो अपनी बेटी के दिन में खुद के लिए उन्होंने नफरत पैदा की। अगले दिन सब ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे ही तो ब्रेकफास्ट कर रहे थे कि उसने में माही का कॉल आया। माही ने जब कॉल किया तो उधर वाले की बात सुनकर उसने बस गुस्से में इतना ही कहा, आम कमीनी। उसके बाद एक हॉस्पिटल में जाकर देखा तो जाने की हालत बहुत गंभीर थी। वह ओटी में थी और नहुस की डेथ हो गई थी। नहुस जाने का गम नैना बर्दाश्त नहीं कर पाए और वह सदमे में बेहोश हो गए थे। वह भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट थी। अब आगे माही ने दीपक को देखा जिसकी आंखों में आंसू थे। माही ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे दिलासा दिया कि जानवी कुछ नहीं होगा। माही ने शेरों को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और कहा कि जल्द से जल्द उसके बारे में पता लगाओ कि वह इस वक्त कहाँ है और मुझे वह अपने सामने जिंदा चाहिए किसी भी हालत में। माही ने यह बात इतनी खतरनाक आवाज में कही थी। शेरा ने हाँ में गर्दन हिलाए और चला गया। माही जाके नैना से भी मिले, उससे अभी होश नहीं आया था। माही ने डॉक्टर से पूछा कि नैना को होश कब तक आएगा, तो डॉक्टर ने बताया कि होश उन्हें जल्दी आ जाएगा। माही आज ऑफिस नहीं जा रही थी, आज उसने ऑफिस से लीव ले ली थी। दीपक की भी हालत सही नहीं थी, वह भी इस टाइम सपने में ही था। उसे अपने प्यार को खोने का डर भी था कि कहीं अगर जाने को कुछ हो गया तो वह ये सोचकर ही घबरा रहा था। दिया और टीना तैसे करके दीपक को शांत कराया। माही भी दीपक के साथ ही बैठी थी। थोड़ी देर बाद ही ओटी का गेट ओपन हुआ और डॉक्टर अपने सर्जिकल मास्क उतारते हुए बाहर आए। उन्होंने अपनी सर्जिकल कैप उतारी और माही को देखते हुए उन्होंने कहा कि आई एम सॉरी, मैंने जानवी को बचा नहीं पाया। इतना सुनते हैं जो माही के पीछे दीपक खड़ा था उसके कदम लड़खड़ा गए, लेकिन पीछे से शेरा ने उसे संभाल लिया था। डॉक्टर ने माही की तरफ देखते हुए कहा कि आप मेरे साथ मेरे केबिन में आइए। माही ने हाँ में गर्दन हिलाए और शेरा को इशारों में कहा कि वह दीपक को संभाले, इस टाइम से जरूरत है सहारे की। डॉक्टर की कैबिन। डॉक्टर मेहरा अपनी चेयर पर बैठे हुए थे। माही उनके सामने बैठी हुई थी। डॉक्टर मेहरा ने माही को देखते हुए कहा कि मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। माही ने हाँ में गर्दन हिलाई तो डॉक्टर ने बोलना स्टार्ट किया,
डॉक्टर बोले कि जानी के साथ रेप हुआ है और उसे ड्रग भी दिया गया है, वह भी भारी मात्रा में, और जानवी के साथ एक ने नहीं कई लड़कों के सीमेन मिले हैं, जिससे ये साबित होता है कि जानी के साथ बहुत ही ब्रूचुअली तरीके से उनके साथ पेश आया गया है। माही जैसे जैसे डॉक्टर मेहरा की बातें सुनती जा रही थी, उसके हाथों की मुठ्ठियां गुस्से में कश्ती जा रही थी। उसे गुस्सा आ रहा था बहुत ज्यादा। उसके दो सबसे अच्छे लोगों का मर्डर कर दिया गया। वह उस शख्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली थी जिसने भी ये किया था। वह उसे कड़ी से कड़ी सजा देना चाहती थी। माही ने मन ही मन में ठान लिया था कि वह अब उन लोगों को इस जिंदगी में उनके किए की सजा जरूर देगी, वह भी अपने हाथों से। उसका ऑरा बेहद खतरनाक हो गया था। डॉक्टर मेहरा भी एक पल के लिए चुप हो गए। उन्होंने माही से कहा कि आप बॉडी को ले जा सकती हैं। माही ने हाँ में गर्दन हिलाए और वहां से ओटी की तरफ चली गई। माही जब ओटी के पास गई तो उसने दीपक को देखा, जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। उसका चेहरा इस टाइम बिना किसी भाव के था, एक्सप्रेशनलेस था। आखिर हो भी क्यों ना, वह जानवी से इतना प्यार जो करता था। हाँ, बस बात अलग है कि वह कभी कह नहीं पाया, जानवी से अपनी फीलिंग बता नहीं पाया। वह जानवी इसी बात का तो मलाल है, उसे अभी भी और नैना भी नहुस से प्यार करती थी। हालांकि उसने भी अपने प्यार का इजहार नहुस से नहीं किया था। प्यार दोनों को था, अपने अपने पार्टनर से, बस कह नहीं पाए कभी। फिलहाल तो वह दोनों के पार्टनर ही अब इस दुनिया में नहीं थे। माही जब डॉक्टर मेहरा की केबिन से बाहर आए तो उसके दिमाग में एक ही चीज बार बार आ रही थी कि जानवी के साथ इतना सब कुछ हुआ है तो कार एक्सीडेंट क्यों दिखा रहा है। इसलिए उसने शेरा को इंस्ट्रक्शन दिया कि वह जल्द से जल्द इसकी तह तक जाए और मुझे इसका रिजल्ट 24 घंटे के अंदर चाहिए। शेरा ने हाँ में गर्दन हिलाए और काम पर लग गया। माही दीपक के पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे कहा कि दीपक, जानवी को आखिरी विदाई देने का वक्त आ चुका है। दीपक ने हाँ में गर्दन हिलाई। अब तक नैनो को भी होश आ चुका था, इसलिए माही ने फॉर्मेलिटी पूरी करके नहुस और जानवी की डेड बॉडी अपने साथ शमशान घाट की ओर लेकर चले गए। थोड़ी देर बाद पूरे विधि और विधान के साथ जानवी और नहुस का क्रियाकर्म किया गया। दीपक और नैना उन आपकी चलती लपटों में अपने प्यार को जलते हुए देख रहे थे। दोनों के चेहरे पर अब कोई इमोशन नहीं था और वह आपकी लपटों को देखते हुए अपने मन ही मन जी कहने लगे कि जिसने भी यह सब किया है उसे जल्द ही सजा मिलेगी, वह भी ऐसे ही तड़पेगा, उन गुनहगारों को सजा मिलकर रहेगी। माही भी वही खड़ी थी, बिना भाव के वह जलती हुई आग की लपटों को देख रहे थे। उसने अपने मन ही मन खुद से यह कहा कि जानवी इतनी कमजोर नहीं थी, बहुत अच्छी फाइटर थी, लेकिन जानवी को ड्रग देकर कमजोर किया गया था ताकि वह अपना सेल्फ प्रोटेक्ट ना कर पाए। इसी चीज का फायदा उठाकर उन दरिंदों ने उसके साथ दरिंदगी की थी। कुछ देर बाद में वह आपकी लगते शांत हो गए और राख में बदल गई। पंडित जी ने वह राख उठाकर कलश में भरी और दोनों कलश उठाकर दीपक के हाथों में रख दिया। दीपक में वह अस्थियों का कलश अपने हाथ में लिया और एक कलश को जाकर नैना के हाथों में थमा दिया। वह दोनों गाड़ी में बैठे और एक नदी के किनारे जाकर उन अस्थियों को विसर्जित कर दिया। फिर शाम तक सब माही के विला चले गए। माही भी उन लोगों के साथ अपने विला चली गई। उसे अब जल्द से जल्द इस दुर्घटना के तह तक पहुंचना था। वह जल्द से जल्द इस कातिल को अपने सामने चाहती थी जिसने जानवी और नहुस हालत की थी। वो उनके गुनाहगारों को छोड़ने वाली नहीं थी। 30 अनटाइटल्ड चैप्टर चैप्टर 30। अब तक पिछले एपिसोड में पढ़ा कि माही हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी और उसने देखा कि जाने की हालत बहुत ज्यादा नाजुक है। थोड़ी देर में ही होती से बाहर डॉक्टर आए और डॉक्टर ने बताया कि जाने की डेथ हो चुकी है। उन्होंने माही के तरफ देखकर कहा कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आपने लिखकर बन में आए। माही ने हाँ में गर्दन हिलाया और उनके केबिन की तरफ चली गई थी तो डॉक्टर मेरा से बात कर रही थी तो उसे पता चला कि जाने के साथ किसी ने बहुत बुरी तरीके से उसके साथ कई लोगों ने उसका रेप किया है और उसे ड्रग्स के हरीडोज दिए गए हैं, जिसके चलते उसकी हालत बहुत ही गंभीर हो गई थी। जब तक वह हॉस्पिटल में आई तब तक उसकी हालत बहुत ज्यादा सीरियस हो चुकी थी। बस मेरा तो बात करने के बाद माही नहुस और जानवी की बॉडी लेकर शमशान घाट लेकर गए और पूरे विधि विधान के साथ उनका कार्यक्रम किया गया और थोड़ी देर बाद ही उन पास की नदी में दोनों की अस्थियां को विसर्जित किया गया। फिर उसके बाद ही सब माही के विला चले गए। आज माही भी अपनी विला ही रुकने वाली थी। अब आगे माही आज अपने विला ही रुकने वाली थी, इसलिए उसने अपने दादाजी को कॉल करके बता दिया कि वह आज अपनी बुला रुकेगी कुछ इम्पोर्टेंट काम की वजह से। दादाजी भी माही की बात सुनकर उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस इतना ही कहा कि ठीक है आज वहां रुक जा लेकिन कल आ जाएगा। माही ने भी ओके कहकर फोन काट दिया और वह फ्रेश होने के लिए अपने रूम में चली गई। वह आधे घंटे बाद ही चावल लेकर अपने रूम में वापस आए। इस टाइम उसने सिर्फ शॉर्ट और वन साइड ऑफ शोल्डर टी शर्ट पहनी थी और वो अपना लैपटॉप लेकर आज का काम करने लगी। जो ऑफिस नहीं गई थी तो इसलिए उसका बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा था, इसलिए उसने सोचा कि आज काम में कर लिया जाए। उसे नींद आने से रही। माहिर की ओर माहिर को अब तक खबर लग चुकी थी आदित्य और आदित्य की शादी होने वाली है, इसलिए माही कपूर मिला में यह वही है। आज के हादसे के बारे में भी माही को खबर लग चुकी थी कि जानवी और नहुस क्या हुआ है और जानवी के साथ भी क्या हुआ है। उसे इस चीज के बारे में सारी खबर लगेगी। माही ने अपनी सोच को
यूज किया तो उसे पता चला यह एक गैंग का काम है। कुछ दिनों पहले ही माही और इसकी टीम ने मिलकर बच्चियों को वहां से बचाया था, इसलिए उनका बॉस इस फिराक में था कि वह माही से बदला लेगा। इसलिए उसने जानवी और नहुस को टारगेट किया जाने को ड्रग देके उसे कमजोर किया गया और उसके साथ गलत काम किया गया। माहिर अब जल्द से जल्द माही से मिलना चाहता था, क्योंकि जब से उसे पता चला था कि वह गैंग लीडर माही के साथ ऐसा कुछ करना चाहता है, उसका तो खून खलिया। उसके रहते उसकी जान को कोई आंख उठाकर देख रहा है। माहिर का दिल बहुत बेचैन हो उठा जब उसे यह खबर पता चले। उसे जल्द से जल्द अपनी बाहों में माही चाहिए थी, इसलिए वह अपने ऑफिस से काम करके सारा माही के विला की ओर चला गया। उसने पता करवाया था कि माही इस टाइम कहाँ है, कपूर विला में या खुद के विला में। तो कार्तिक ने यह बताया कि वह इस टाइम अपने खुद के विला में है। तो माहिर माही के विला की ओर निकल पड़ा। आधे घंटे के अंदर है माहिर माही के विला के सामने था और वह जल्दी से अपनी कार से उतरकर मेन डोर से होते हुए माही के रूम में जाता है। माही इस वक्त इतनी मशगूल थी अपने काम में कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसके कमरे में इस वक्त उसके अलावा कोई और भी है जो उसे इंटेंस नजरों से देख रहा है। जब माही को अपने ऊपर किसी की नजरों की तपिश महसूस होती है तो वह अपना सर उठाकर ऊपर देखती है। अपने सामने माहिर को देखकर वह एकदम शॉक हो जाती है। वह तुरंत अपनी जगह से खड़ी होती है। इस टाइम दोनों एक दूसरे की आंखों में बड़ी शिद्दत से देख रहे थे। उन दोनों की आंखों में बेचैनी महसूस कर रहे थे। एक दूसरे की आंखों में माहिर से अब बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था, इसलिए वह तुरंत आगे बढ़कर माही को अपने गले से लगा लेता है और माही बस शौक से खड़ी रह जाती है। थोड़ी देर बाद ही वह अपने सेंस में आती है और उसके हाथ भी माहिर को गले लगाने के लिए उठ जाते हैं। माहिर को जब अपने पीठ पर माही के हाथ महसूस होते हैं तो उसके होठों पर अनायास मुस्कुराहट चल जाती है। माहिर की मुस्कुराहट इस टाइम कोई भी देख लेता तो हाय उस पर दिल हार जाता। स्माइल 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 स्माइल। कुछ देर तक एक दूसरे को गले लगाए रहने के बाद माहिर माही से अलग होता है और उसे देख पूछता है ये वह कैसी है। माही भी माहिर की आंखों में अपने लिए फिक्र, मोहब्बत और बेचैनी साफ साफ महसूस कर पा रही थी। माही माहिर की आंखों में देखते हुए ही जवाब देती है कि मैं तो ठीक हूँ। माहिर माही का जवाब पाकर फिर तो उसे गले लगा लेता है। इस बार माही के होठों पर भी मुस्कुराहट खिल जाती है। माही रू मुस्कुरा रही थी तो उसके गालों में डिंपल पड़े थे। हाय वह कितनी क्यूट लग रहे थे और कितनी खूबसूरत लग रही थी। मुस्कुराते हो उसकी मुस्कुराहट बड़ी प्यारी थी। दोनों कुछ देर तक फिर से गले लगे रहते हैं। थोड़ी देर बाद माही माहिर का नाम लेकर उसे पुकारती है। माहिर जी हम ठीक हैं, आप कितना बेचैन क्यों हो रहे हैं? देखिए हम आपके सामने बिल्कुल सही सलामत है। माही के मुंह से नाम सुनकर माहिर का दिल तो बाग बाग हो गया था। स्माइल 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 स्माइल। वह माही को देखता है और कहता है फिर से कहो क्या काम अभी तुमने? माही उससे कहती है कि हम ठीक हैं। माहिर कहते हैं यह नहीं, इससे पहले जो तुमने कहा था वह कहो। माही कुछ देर सोचती है फिर उसके बाद कहती है माहिर जी। माहिर फिर कहता है फिर से कहो। माही माहिर जी। माहिर की होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह ऐसे ही थोड़ी देर उसके गले लगे रहता है, फिर उसके माथे को बड़ी ही शिद्दत पर किस करता है और फिर उससे अलग होकर उसे अपने साथ बेड पर ले जाता है और बैठा देता है और खुद उसका हाथ पकड़कर उसके पैर के पास नीचे बैठ जाता है और उसके हाथ को पकड़कर बड़े ही प्यार से कहता है मैं सब जानता हूँ। इन 2 दिनों में जो कुछ भी हुआ है, कल आदित्य और अदिति की शादी की वजह से तुम्हें कपूर विला में रहना पड़ रहा है और आज इतना बड़ा हादसा जानवी और नहुस के साथ। माही मैं जानता हूँ तुम बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन तुम्हें और स्ट्रांग होना पड़ेगा। तुम्हें उन सबको सजा भी देनी है और मैंने उन लोगों का पता लगा लिया है कि वह लोग कौन थे जिन्होंने जानवी और नहुस जो हुआ है वह बहुत गलत हुआ है और तुम्हें उनके गुनहगारों को सजा देनी है और वह लोग मेरे कब्जे में हैं। मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें सजा दो। एक पल के लिए तो माही हैरान हो गई कि माहिर को इतना सब कुछ कैसे पता है, लेकिन माहिर अंडरवर्ल्ड का किंग था, उससे ये सब पता होना बहुत आसान बात थी। चुटकिया का खेल था। माहिर के एक इशारे पर हर इंसान की इंफॉर्मेशन यूं उसके सामने आ जाती थी। माही ने हाँ में सर हिलाया तो माहिर ने उससे कहा कि तुम्हें मैं एक जगह लेकर चलना चाहता हूँ, तुम उस जगह चलो। माही ने हाँ में सर हिलाया और उसके साथ ही चली गई। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड कम सून।